चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का हमारी दुनिया बुक। इसमें हम लोग को देखेंगे कि चैप्टर 1 में जो चैप्टर है उसको हम सही से पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे उसका। तो इसमें हमें कमेंट आया था कि एक मेरा स्टूडेंट था बहुत पहले का, सर उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा, उसने सर आप जो है ना थोड़ा सा बुक के बारे में बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए हमें। तो मेरा सब्सक्राइबर भी है तो उसने बोला, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और आप लोग को भी ज़्यादा अच्छा लगे तो मैं और ही वीडियो बनाऊँगा बुक का। तो ज़रूर देखिए मेरा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। थैंक यू। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्लास 6 का भूगोल का चैप्टर जो है 1 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग को हर एक चैप्टर हर एक तो वीडियो पे मिलता रहेगा। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो ही सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में मैं हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कराया करूँगा, ठीक है। तो अभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं। हो सकता है 20 से 25 मिनट का क्लास हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में बहुत अच्छी आ जाएगा। अगर एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने के मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सौरमंडल का चैप्टर है हमारा, सौरमंडल भूगोल का क्लास 6। ये बीएससी पटना बोर्ड का है बुक है, ठीक है। तो कह रहा है गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों उठती है? तो यहाँ तक कह रहा है कि गोविंद जो है अपने पिताजी के साथ छत पे लेटा हुआ था तो उसने देखा कि कुछ तारे जो हैं छत पर टिमटिमा रहे हैं और कुछ तारे नहीं, और कुछ में देख रहे हैं क्या, कुछ में ज़्यादा लाइट हो रहा है, कुछ में कम हो। तो ये अपने पिताजी से पूछा गोविंद। तो पिताजी देखते हैं क्या बोला। पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। मतलब पिताजी बोला कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, उसके बाद तुम्हारी वहाँ पे सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो अब देखते हैं आगे। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुँचा तो उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। उसने जैसे प्रवेश किया, अंदर गया तो उसने देखा एक बड़ा सा चित्र देखा। तो पिताजी ने बताया यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। यानी कि एक सौरमंडल का एक चित्र होगा, सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। यानी कि सूर्य का भी एक अपना परिवार होता है, ठीक है। तो गोविंद जब प्रवेश कर रहा था उसी समय एक चित्र देखा, उसी में ये बात निकला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया था। गोविंद भी जो है अपने पिताजी के साथ अंदर गया था। अब आगे टॉपिक क्या, सूर्य जो है सौर परिवार का क्या है, मुखिया है। तो गोल छत के नीचे लगी कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। यानी कि गोविंद जो है तारामंडल पहुंचा था, छतनुमा जो था उस पर छतनुमा था, उस पर कुर्सी पर लगा कर बैठा हुआ था गोविंद। और घोषणा की आवाज़ आई कि अभी हम लोग थोड़ी देर में तारामंडल का सैर करने वाला है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतिनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभलकर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गया। तभी आवाज़ गूंजी आई, सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतने कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। यानी कि अंधेरा लाइट हो गया था। उसके बाद यानी कि जब तारे टिमटिमाने लगे तो गोविंद को लगा अरे ये तो रात हो गया, ऐसा कुछ लगा उसे। तो क्योंकि तारामंडल था तो ऐसा लग रहा था। तो पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य और परिवार का मुखिया है। सूर्य और सौर परिवार का मुखिया, सूर्य जो है सौर परिवार का क्या है, मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है और परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं।
दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। तो यहाँ तक ये समझ में आया, कह रहा है कि सूर्य जो है आग के गोले की तरह लपटा हुआ दिखा। जब उसको आप दूरबीन से देखिएगा तो ये आपको लपटा हुआ दिखेगा, लेकिन सूर्य जो है रियली में वो आग का एक गोला है। और सूर्य को ही सौर परिवार का मुखिया बोला जाता है, और आपके घर का मुखिया जो है आपके पिताजी होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज नंबर 1 के बाद अब हम लोग पेज नंबर 2 पढ़ेंगे। सूर्य के गोले से उसको क्या बोलते हैं? सौर उज्ज्वला कहते हैं, यानी सूर्य के गोले को सौर प्रज्वल कहते हैं। हमारे पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से सूर्य जो है कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट के गेंद माने तो पृथ्वी रुई के दाने के बराबर होगी। राई के दाने के बराबर होगी। इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि अगर सूर्य क्रिकेट के गेंद के बराबर है, अगर गेंद के इतना बड़ा सूर्य है तो पृथ्वी जो है एक राई के बराबर है। इतना सा देख सकते हैं, इतना सा जो है ये जो बिंदा दिख रहा है, ये बिंदा इतना सा ही आपको पृथ्वी दिख रहा है। सूर्य अगर इतना बड़ा है तो पृथ्वी आपको इतना बड़ा दिखेगा। समझ लीजिए, ये राई के दाने के बराबर। तब आगे देखते हैं ग्रहों से परिचय। अब हम लोग ग्रहों से परिचय करेंगे। सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी। ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, यानी कि 8 गोले उभरे हुए थे जो सौर परिवार के क्या हैं? सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। ग्रह को अपना प्रकाश नहीं आता। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी ग्रह जो हैं सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा, यानी एक तीर का जो चिन्ह है सभी ग्रहों पर बारी बारी जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, यानी उनका नाम बताया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। जो क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को मैं बताता रहूँगा, और क्वेश्चन में एक वीडियो अलग बनाऊँ क्वेश्चन का। इसलिए इसमें अधिक चमक होती है, यानी कि बुध में जो है अधिक चमक होती है क्योंकि यह सूर्य के निकट है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह बताया। यानी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक बन रहा है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि ये लाल रंग का होता है। तो अब आगे चलते हैं पेज नंबर 3 पे। आप लोग ये देख सकते हैं, ये एक दिखाया गया है सौरमंडल। तो अब पे हम लोग जब ये गोविंद जब तारामंडल के अंदर घुस रहा था उसे यही फिगर दिखा था बाहर में। तो चलिए अब आगे चलते हैं पेज नंबर 3। अब पेज नंबर 3 का था तो हम लोग मंगल ग्रह उस टाइम पढ़े। अब आगे पेज नंबर 3 पे सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। सभी जो दूरी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर निश्चित दूरी बनाकर घूम रहे थे। तो गोविंद ने पिताजी से कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। यानी कि 2 ग्रह जो है वो घड़ी के उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। अगर सब ग्रह अगर इस तरफ से घूम रहे हैं तो 2 ग्रह जो है वो उल्टा घूम रहे हैं। समझ में आ रहा? ठीक है। तभी घोषण हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर एक छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा में दी गई है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे
अब कह रहा है कि आसमान में टिमटिमाते तारे, आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला, सब सूर्य के ग्रहों के जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग रह गया था। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है, चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। या क्या मिल चुका था? तारे टिमटिमाते क्यों हैं? देखिए यहाँ पे प्रश्न मिल गया गोविंद को। तभी आवाज़ आई, तारों का अपना प्रकाश होता है। तारों को क्या होता है? अपना प्रकाश होता है, चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर हैं। क्या है? काफ़ी दूर है, इसलिए हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य के भी बड़े हैं, इनमें से कुछ तारे जो हैं सूर्य से भी बड़े हैं। अगर सूर्य इतना बड़ा है, तारा क्या होगा? इससे इतना बड़ा। सोचिए, मानिए ये गोल नहीं हो पा रहा है सही से, तो समझ लीजिए बड़े हैं। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक क्या है? तारा। लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य का जो प्रकाश है लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। और सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगता है। यानी तारा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष का लगता है। समझ में, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन दिया गया है, यानी कह रहा है कि आप लोग अपने से बनाइए। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंडों का नाम बताइए। सबसे सूर्य के नज़दीक पिंडों का नाम बताना, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पृथ्वी हमारा घर। पृथ्वी जो है हमारा क्या है? पृथ्वी जो है, एक मिनट बैक हो गया। पृथ्वी जो हमारा क्या है? घर है। उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपना धरती पर चले। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, इसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है, क्योंकि यहां जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। अंतरिक्ष पर देखने पर पृथ्वी कैसी नज़र आती है? नीली नज़र आती है। ऐसे इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परिवर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परिवर्तित सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी 71% भूभाग जल से घिरा है तभी तथा मात्र 29% स्थल है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परिवर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। तो ये पृथ्वी के बारे में बताया गया था। पृथ्वी पर यहाँ देखिए, पृथ्वी पर ही सिर्फ जीवन संभव है, वो बताया गया है। पृथ्वी पर 71% भाग रहने के लिए है, 29% भाग 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। इसी में पहाड़ जंगल सब आ जाते हैं। ठीक, तो और पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। अब चैप्टर पेज नंबर 4 आते हैं, देखते हैं इसके आगे। अब कह रहा है कि उपग्रहों का सैर। अब कह रहा है उपग्रहों का सैर। उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमने नजर आ रहे थे। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, यहाँ है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चांद। यानी कि वहाँ पे गोविंद को चांद दिखाई दिया।
फिर आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक बार घूमने में 27 दिन 8 घंटे पूरा करता है। इतने समय में वह अपने अक्ष पर ही एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा का हमें एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत ठंडा रहता है। यह दिन में क्या होता है, बहुत अधिक गर्म होता है और रात में बहुत ठंडा होता है। अब आगे देखते हैं। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं और कई को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह, यानी कि बृहस्पति का 63 ग्रह और शनि के 62 उपग्रह हैं। ये समझ रहे हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शुक्र ग्रह जो है का कोई उपग्रह नहीं है और शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। उपग्रह जो हैं सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन एक दिया गया पॉइंट पे, रात में चंद्रमा को ध्यान से देखिए, कॉपी पर लिखिए कि आपने क्या देखा। इसकी तुलना दादा दादी की कहानियाँ से करें। यही कर रहा था। अब कह रहा है, इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर और परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, ना कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकल गए। ये क्या दिखा रहा है, यहाँ फिगर में आप लोग देख सकते हैं, दिखाया गया है चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। चंद्रमा देखिए यहाँ पे है और पृथ्वी जो है यहाँ है। इसका क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। ये पृथ्वी हुआ, ये चंद्रमा हुआ, ये घूम रहा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अंदर का नज़ारा ख़त्म हो चुका था, गोविंद बाहर निकल चुका था। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 5 के आगे कर रहा है। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्हें कुछ बातें नहीं बताई और सौर परिवार के तारों ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। समझ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। खगोलीयवादियों का मानना है कि ये ग्रह के ही छोटे टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। वैसे सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। यानी कि गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा और बाहर निकला तो उसे कुछ बातें उसके पिताजी बताएं कि उपग्रहों का छोटे छोटे पिंड होता है, क्षुद्र ग्रह कहलाता है। यह तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण। ये देख सकते हैं, ग्रह का नाम दिया गया है, घूर्णन के समय, परिभ्रमण की संख्या, समय, उपग्रहों की संख्या। यानी कह रहा है कि एक दो को बताते हैं आपको। तो बुध का जो है घूरने का समय जो अपने अक्ष पर 58.6 दिन का, 58 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ये परिभ्रमण सूर्य के चारों ओर ये लगता है 87 दिन 97 घंटा।
इसका उपग्रह कुछ नहीं, ये दिया गया आप लोग पढ़ ले, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेन, अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण। तो अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा आगे। अब कह रहा है नोट, हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो के उपग्रहों की सूची से निकला गया है। कभी कभी आकाश के से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहता है। आप लोग देखे होंगे आसमान में तारा को टूटते हुए, तो वो तारा टूटता नहीं है, ये उनके पत्थर जो इसको उल्का पिंड कहते हैं। टूटकर गिरने की प्रक्रिया वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जब ये गिरते हैं तो वायु के साथ गर्म होते हैं और ये जल जाते हैं। अब आगे, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। जब जलते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ जलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो कई बार उस उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बनाते हैं। जब धरती पे गिरता है बिना जले तो वह धरती पे गड्ढे करता है। ये 55वां पेज आप लोग को समझ में आ गया होगा। और पेज नंबर 6 पढ़ते हैं। अब लोग देख रहे हैं आकाश गंगा तारों की नदी। आकाश गंगा जो है तारों की नदी है। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा भी हैं, यानी कि ब्रह्मांड में क्या है, अनेक आकाश गंगा है। गोविंद ने पूछा, ये आकाश गंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरफ दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमगादड़ पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा जो है एक नदी की प्रतीत किया जाता है और इसमें तारे पूरा उपग्रह वगैरह सब होते हैं। तो अब आगे समझते हैं। सप्तऋषि, 7 तारों का समूह। सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह, तारों का समूह। गोविंद जब रात में तुम रात में देखे होगे कि उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, प्लू, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानियों ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुल को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। ये सप्तऋषि के बारे में कहा गया था, आप लोग देखे होंगे। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए आकाश गंगा दिखाया सप्तऋषि में, 7 तारा दिखाया गया। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7, ध्रुव तारा। अब क्या पढ़ना है हम लोग को, ध्रुव तारा। कह रहा है यह एक स्थिर तारा है। ध्रुव तारा जो है यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम धुरी की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होती है उसे उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। इसलिए प्राचीन काल में ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वो किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। मतलब कोई भी सब जो है तारा जो है राशि के तरह है, वो राशि के नजर आते हैं। उन्हें आकृति के नाम से राशियों से पुकारा गया है। पहला मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुल्य, वृक्ष, धनु,
मकर, कुंभ तथा मीन, ये सब क्या एक राशि के नाम पर रखा गया आकृति तारा को, विभिन्न तारों के समूह नजर आते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। कह पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, जिनकी संख्या 27 है। जिनकी संख्या कितने हैं? 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्ववर्ष, पुण्य, अश्वलेषा, माघा, पूर्वी फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, शिखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वी आसन, उत्तर आसन, श्रावण, धनिष्ठ, शतभिषा, पूर्व, भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेता है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों का ही होता है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र के मौसम की पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा में रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड का विशालता एवं रहस्यों का पता लगा, उसे नई जानकारियाँ मिली तथा काफ़ी खुशी घर लौट गया। तो आशा करते हूँ कि ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमारा सौरमंडल। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करा के बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो अगर कमेंट कीजिए तो मैं अगला चैप्टर भूगोल का बताऊँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक वीडियो। मैं न्यू हूँ और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही मुझे लगेगा मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Thank you. Subscribe my channel and like my video.